विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में 19वें चैप्टर महाकवि कालिदास का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस चैप्टर में के पहले भाग में हमने देखा था कि विद्योत्तमा नाम की जो एक राजकुमारी है, वह बहुत सुंदर और गुणी है। और साथ ही साथ में हमने कालिदास के जन्म और उनके परिचय के बारे में भी वह देखा था कि कालिदास का जन्म वो अनुमानित है कि उनका जन्म 365 ईस्वी सन में हुआ था और निधन वो 445 ईस्वी सन में हुआ था। तो महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में भी कुछ ठीक पता नहीं चलता है। कुछ विद्वान उनके जन्म स्थान उज्जैनी वह मानते हैं। वर्तमान जो उज्जैन है उसे मानते हैं, क्योंकि उनके लिखित मेघदूत में कालिदास जी ने उनका विशेष वर्णन वह किया था, इसलिए। और उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य का उस समय राज्य था और प्रकार सभी प्रकार से प्रजा वह खुशी थी और साहित्य और कला भी उस समय में उनका भी काफी विकास हुआ था। और राजा विक्रमादित्य ने ही अपने नाम से विक्रम संवत भी चलाया था और समय समय पर उन्होंने सोने के सिक्के भी चलवाए थे, जिससे उनके राज्य का हमें ठीक पता चलता है। तो अब कालिदास वह जब युवावस्था तक निरक्षर थे और वो मूर्ख भी थे कि वो जिस डाल पर बैठते थे उसे ही वह काटते थे। अब उन दिनों शादानंद नाम के एक राजा थे, जिनकी बहुत ही गुणवानी विद्वान पुत्री थी, जिसका नाम था विद्योत्तमा। विद्योत्तमा बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। उन्होंने अपने विवाह के संबंध में ये घोषणा कर रखी थी कि उसे शास्त्रार्थ में जो भी हरा देगा उनके साथ वो विवाह करेगी। इस घोषणा से आस पड़ोस के सभी जो विद्वान हैं, पंडित है, सभी लोग उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आते थे। लेकिन वह सभी लोग शास्त्रार्थ में जब विद्योत्तमा के सामने हार जाते थे तो उन्हें काफ़ी अपमानित होना पड़ता था और इसीलिए वह विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख व्यक्ति से करवाना चाहते थे और उसका घमंड तोड़ना चाहते थे। और फिर उन्हें वो मूर्ख व्यक्ति वह कालिदास के रूप में एक दिन मिल जाता है। तो वो लोग राजकुमारी का विद्योत्तमा का विवाह करवाने के लिए उन कालिदास को वह कहते हैं कि तुम्हें गूंगा रहना पड़ेगा, और नए नए कपड़े और लालच देकर उन्हें तैयार कर लेते हैं। और वहाँ तक हमने देखा था। अब आगे राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। अब उन सारे पंडित वह उस मूर्ख युवक को राजकुमारी विद्योत्तमा से परिचय करवाते समय कहते हैं कि यह हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान है, ये आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। लेकिन इन दिनों इनका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए वह संकेत से शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई, जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। विद्योत्तमा वह इस पंडितों के छल कपट को नहीं समझ सकती और वह शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाती है। उसने युवक को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ था या जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। वह युवक था वह तो मूर्ख था, इसलिए वह ऐसा समझता है कि वह उनकी एक आंख फोड़ डालना चाहती है, इसलिए वह 2 उंगलियां दिखाकर संकेत से यह कहना चाहते हैं कि अगर तुमने मेरी एक आंख फोड़ डाली तो मैं तुम्हारी दोनों आंख वह फोड़ डालूंगा, ऐसा संकेत करते हैं। लेकिन पंडित थे वह विद्योत्तमा को यह समझाते हैं कि उनके गुरु का यह कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है।
इस बार राजकुमारी विद्युतमा ने 5 उंगलियां दिखाकर पांचों तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्युतमा को संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि पांचों तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। अब इस बार विद्युतमा 5 उंगलियां दिखाकर जब पांचों तत्वों का संकेत करती है तो वह मूर्ख समझता है कि वह उन्हें तमाचा मारना चाहती है, इसलिए वह घूसे का मुट्ठी बांधकर घूसे से जवाब देने का संकेत करता है। लेकिन पंडित जो है वह विद्युतमा को अर्थ बताते हुए कहते हैं कि 5 उंगलियों से 5 तत्वों का जिस तरह संकेत होता है, उसी तरह हमारे गुरुजी का कहना है कि पांचों तत्वों से मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युतमा ने मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक बोल बैठा, ऊंट्र ऊंट्र। अब उपरोक्त जो शास्त्रार्थ हुआ, इसमें विद्युतमा जो है वह अपनी हार मान लेती है और फिर उस मूर्ख युवक और विद्युतमा का विवाह जो है वह पंडित लोग जो है वह करवा देते हैं। अब एक दिन की बात है कि ऊंट की बोली जो थी उसे सुनकर वह मूर्ख युवक यानी कि कालिदास जो है वह अपना मौन व्रत भूल जाता है और एकाएक जो है वह ऊंट्र ऊंट्र बोल बैठता है। उसको बोलते सुनकर विद्युतमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्युतमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्युतमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्युतमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि। जब विद्युतमा ने उस युवक को बोलते सुना तो उन्हें पता चल गया कि यह युवान तो जो है वह बहुत बड़ा मूर्ख है, कोई विद्वान नहीं है। पंडितों ने उनके साथ जो छल किया था वह जो है वह आज विद्युतमा को समझ में आ जाता है। विद्युतमा इस बात से बहुत मानसिक रूप से बहुत दुखी है, इसलिए उन्होंने कालिदास को जो है वह अपने महल से निकाल दिया और उन्हें प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिया। इसके बाद कालिदास जो है महाकाली की उपासना, कठोर उपासना करते हैं और फिर उन्हें महाकाली से वरदान प्राप्त होता है। तभी से उन्हें काली का दास होने के कारण कालिदास नाम जो है वह मिलता है। अब बहुत तेजी से कालिदास जो है सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो जाते हैं। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का भी अच्छा ज्ञान जो है वह प्राप्त करने के बाद वो फिर विद्युतमा के पास लौटते हैं। द्वार तब अभी बंद थे कालिदास के लिए, लेकिन कालिदास ने अब खुद के विद्वान होने का प्रमाण स्वरूप उन्हें संस्कृत में द्वार खोलने के लिए प्रार्थना की। अंदर से पत्नी विद्युतमा ने पूछा, अस्ति कश्चिद वाग्येशः। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्युतमा को सुनाई। विद्युतमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। अब जब उनकी पत्नी विद्युतमा ने अंदर से पूछा कि તમે શું કર્યું, અત્યાર સુધી તમારી વિશેષતા શું છે, ત્યારે એ જે કાલિદાસ છે वह उन्होंने जो कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की जो रचना की थी उसको वह विद्युतमा को सुनाते हैं। विद्युतमा को जब यह पूरा विश्वास हो जाता है कि अब वो वाकई ही जो है वह पंडित हो गए हैं, तब वह जो है वह द्वार खोलकर कालिदास का स्वागत करती है। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं।
चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात तो बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की विशेष शिक्षा दी जाती थी। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है, वैसा और किसी भी साहित्य में नहीं मिलता। कालिदास अपने साहित्य में जो भी उपमाएं देते थे वह भी विश्वविख्यात थी, उनकी तुलना भी कोई नहीं कर सकता था। कालिदास की जोड़ का कोई मिलना जो है वह मुश्किल था, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा लगता है। उनके साहित्य में चरित्र चित्रण भी बहुत अच्छा जो है वह करते थे, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। उनके सारे पात्र जो है व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, वह हर बात जो है वह स्वाभाविकता से उपस्थित करते थे। कालिदास के जो काव्य तथा नाटक है वह बार बार यही बताना चाहते थे कि राजा जो है वो प्रजा का शासक ही नहीं, लेकिन एक रक्षक और पिता भी होता है। उन दिनों समाज में नारी का स्थान था वह बहुत ही ऊंचा था, उनकी रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा से देखा जाता था। उस समय नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा जो है वह नारी को दी जाती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। यहाँ पर हमें कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। तो कालिदास का सबसे प्रमुख ग्रंथ जो है वह ऋतुसंहार है। वह उत्तम काव्य है। उसमें जो सूक्ष्म दृष्टि से कालिदास ने ऋतु और प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है उतना उनके किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। मालविका अग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ विक्रम उर्वशी कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्री को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। विद्यार्थी मित्रों, ये सारे जो थे वह कालिदास के वो ग्रंथ जो प्रमुख ग्रंथों में से एक ग्रंथ थे जिसके बारे में हमें यहाँ कालिदास के ग्रंथ की जो विशेषता है वह दर्शाई गई है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक हैं। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है।
तो विद्यार्थी मित्रों, उनका 7वां जो सर्वोत्कृष्ट सबसे उत्तम जो ग्रंथ है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो इनका तीसरा लिखा हुआ नाटक है। इसमें भी 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा जो है वह कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक हमें मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये जो 19वां चैप्टर है वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह चैप्टर जो है वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।